अस्सलाम वालेकुम। कहानी अप में आप सबको खुश आमदीद। 4 औरतें 4 कहानियाँ आप सब के लिए। पहली कहानी का नाम है चोर रास्ते, राइटर वर्दा बुखारी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी सुन लीजिए। जी बताइए, डॉक्टर ने इसके हाथ से पर्चा लेते हुए कहा। पर्चे पे इसकी इब्तदाई तशख़ीस दर्ज थी, जो बाहर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने पहले से इससे पूछकर लिख रखी थी। ये बहुत मशहूर अमराज का अस्पताल था। पूरे अस्पताल में डॉक्टर नईम अपने अखलाक और महारत की वजह से मशहूर थे, तो उनका वक्त भी मुश्किल से ही मिलता था। माहिरा को कुछ दिनों से चेहरे पे एक्ने का मसला हो रहा था। दूसरे बच्चे के बाद न सिर्फ वज़न बहुत बढ़ गया था, बल्कि चेहरे पे निकलने वाले दानों से जा बजा बदनुमा निशानात भी पड़ने लगे थे। बच्चों के हाथों अपनी बनती दुर्गत और जिस्मानी थकावट एक तरफ, इस पर सोने पे सुहागा ये निशानात इसकी खुद एतमादी घटाने लगे थे। शौहर का वही रवैया था जो 90% पाकिस्तानी शौहरों का होता है, यानी लापरवाह, बेजार। तो अपना ख्याल खुद करने के लिए वो आज दोनों बच्चों को अम्मी के घर छोड़कर अपने लिए टाइम निकालने में कामयाब हो ही गई। मोहतरमा, आप बताएंगी कि क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने खुश मिजाजी से पूछा था, और वो जो अपने ही किसी ध्यान में थी एकदम चौंकी। ओह सॉरी डॉक्टर साहब, मेरे चेहरे पे दानों के निशानात बन गए, आप प्लीज़ कोई हल बताएं। वो लजाजत से बोली। डॉक्टर नईम अब टार्च की रोशनी में इसके चेहरे को चेक कर रहे थे। डॉक्टर साहब, मैं तो मिर्ची भी ज़्यादा नहीं खाती, चेहरे को साफ़ भी रखती हूँ, कोई उल्टी सीधी क्रीम भी नहीं लगाती, फिर भी। अरे क्या हो गया, आपकी इतनी अच्छी स्किन है, ये भी ठीक हो ही जाएंगे, आप परेशान ना हो। बच्चों के बाद ऐसा हो जाता है। आप ताज़ा फलों का जूस पिएं, सब्जियां खाएं, और जो दवाइयाँ और क्रीम मैं दे रहा हूँ वह बाकायदगी से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर नईम तशख़ीस करदा नुस्खा इसकी जानिब बढ़ाते हुए बोले। हाँ, एक बात और, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। अपने चेहरे का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखेंगी तो तभी तो अपने बच्चों का ख्याल भी सही से रख पाएंगी। डॉक्टर प्रोफेशनल सा मुस्कुराए थे, मगर वो जाने क्यों जज्बाती हो गई। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसकी आंखें डॉक्टर नईम के नर्म रवैये पर भर सी आई थी। कितने अरसे बाद किसी ने इसे अपना ख्याल रखने को कहा था, वरना तो जलीस उसका शौहर हर वक्त इसे बच्चों का ख्याल करने की तलकीन करते। बच्चों को ये खिलाओ, वहाँ ले जाओ, अभी सुला दो, अब जगा दो। इसे लगता हो बच्चों और शौहर के लिए सुई के इशारों पर चलने वाली घड़ी है, उनके इशारों पर रुकती और चलती है। डॉक्टर नईम वाकई बहुत अच्छे अखलाक के हामिल थे। निकलते इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। घर आई तो 3 साला मूसा को बुखार चढ़ा हुआ था, अच्छा खासा, तो छोड़कर गई थी अम्मी की तरफ। वो परेशान सी हो गई। अम्मी की तसल्ली भी काम ना कर सकी, और वो मूसा और गुड़िया जो 5 साला बेटी है इसका हाथ पकड़कर घर वापस आ गए। घर वापसी पर मूसा को दस्त शुरू हो गए। फिर तो वो कपड़े और पैम्पर बदल बदल कर शल हो गई। 2-3 दिन इस बीमारी की नज़र हो गए, और जब इसे शीशे में अपना चेहरा देखते हुए डॉक्टर साहब का नुस्खा याद आया तो ढूंढने पे पता चला वो तो पहली मूसा इसके पर्स से निकाल कर कहीं फेंक चुका था। मूसा की बहुत बुरी आदत थी इसके पर्स को खोलकर चीज़ें निकालने की। ख़ास अफसोस के साथ हर जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर नदारत। आखिर दोबारा डॉक्टर नईम के पास जाने का इरादा किया। इस दफ़ा जाते हुए नादानिस्ता तौर पर कुछ बेहतर कपड़ों का इंतखाब किया। मुकर्रर वक्त पर क्लिनिक पहुंच चुकी थी। डॉक्टर साहब पुरवकार अंदाज में बैठे थे। इसे देखकर खैर मकदमी से मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आई थी। फिर इसके याद दिलाने पर कि वो पहले भी इनके क्लिनिक आ चुकी है, कुछ शनासाई उनकी आंखों में लहराई थी। जी मिसेस जलीस, आपको दवाई का कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं डॉक्टर साहब, सॉरी, असल में दवाइयों का पर्चा मेरे छोटे बेटे ने फाड़ दिया, तो मैं इस्तेमाल कर ही नहीं सकी। असल में बहुत शरारती है, अगर आप दोबारा लिख दें दवाई। शर्मिंदा शर्मिंदा सी बोल रही थी। नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा लिख देता हूँ। आपको दोबारा फ़ीस बाहर देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका चेकअप मैं पिछली मरतबा कर चुका हूँ और वही मेडिसिन भी दे रहा हूँ। वो संजीदगी से कहते असिस्टेंट को हदायत देने लगे, और इसने बेतरह खुश होकर इन्हें देखा। कितना ख्याल करते थे डॉक्टर साहब इसका। ड्रेसिंग किस कदर नफीस है डॉक्टर साहब की, और बोलते किस कदर नरमी से हैं। उसका दिल चाहा कि वो वहीं क्लिनिक में कुछ देर और बैठी रहे, मगर नर्स के पुकारने पर वो होश में आई थी, जो इसे मेडिसिन इस्तेमाल करने का तरीका एक बार फिर से समझा रही थी। गायब दिमागी के आलम में रिक्शा पकड़ते मुसलसल डॉक्टर नईम को सोच रही थी। इसे लग रहा था जैसे वो किसी शहर में है। लबों पे आपो आप मुस्कुराहट आ गई। रिक्शा एक झटके से घर के सामने रुका था। बाजी पैसे। रिक्शा ड्राइवर की पाटदार आवाज़ इसे हकीकत की दुनिया में वापस ले आई थी। गेट के पार मूसा के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो उजलत में आगे बढ़ी थी। चेहरे के लिए दवा वो बाकायदा इस्तेमाल कर रही थी। फ्रेश जूस और सब्जियों का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया था।
जिसकी वजह से चेहरा काफ़ी बेहतर हो गया था। जिम ज्वाइन करने का इरादा भी बन गया। डॉक्टर साहब के ख्याल रखने की ताकीद इसके लिए सबसे अहम थी। जलीस जब कभी इसे डांटते डपटते, बच्चे तंग करते, इसे डॉक्टर साहब का नर्म रवैया, लहजा, हमदर्द आंखें याद आ जाती। हर महीने क्लिनिक जाना इसका मामूल बन गया था। कोई ना कोई मसला निकल आता, ये वो निकाल लेती। दाने बेहतर हुए तो निशान, छाइयाँ, स्किन की खुश्की। इसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो किस रास्ते पर चल निकली है। डॉक्टर नहीं तो हर किसी से नरमी से बात करते और हर किसी का मसला तवज्जो से सुनते। ये तो इनके पेशे का तकाजा था। मगर माहिरा शौहर की बेतवज्जही का शिकार, खुद तरसी में मुब्तला थी। वो बददियानत नहीं थी, न इसका अपने शौहर या बच्चों को छोड़ने का इरादा था। बस वो डॉक्टर साहब की बेइंतहा गर्विदा होने लगी थी। ऐसे ही तो नहीं अल्लाह पाक ने मर्द और औरत के अकेले मिलने पर पाबंदी लगाई है, चाहे इरादा गलत हो ना हो। मर्द और औरत एक दूसरे में मकनातीस जैसी कशिश रखते हैं। अब यहाँ डॉक्टर साहब के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि माहिरा किन रस्तों पर चल पड़ी है। वो दिन भी आम दिनों जैसा था। छुट्टी का दिन बेपनाह मसरूफियत लिए हुए होता, मगर आज जलीस का मूड नहायत अच्छा था। उसकी प्रमोशन हुई थी और इस खुशी में इसने डिनर और शॉपिंग का प्लान बनाया। वो बुरा शौहर नहीं था, इसे बच्चों और बीवी का ख्याल था, मगर बस सारा दिन ऑफिस में खपने के बाद घर आकर सारी टेंशन बीवी भी निकालने का आदी था। कुछ रिवायती मर्दों की तरह बीवी के हर काम में नुक्स निकालने की आदत भी थी, मगर इसे बेगम की थकावट का एहसास भी था। कुछ बेगम के बेहतर होते हुलिया का कमाल भी था कि प्यार आ रहा था कि इतनी प्यारी बीवी किस कदर काम करती है। सो शॉपिंग करवाने का सोचा। माहिरा भी शौहर के इल्तफात से खुश थी। सब बच्चों को फटाफट तैयार करके गाड़ी में डाला ही था। मॉल पहुंचकर शॉपिंग करते हुए यकायक एक शॉप पे डॉक्टर नईम नज़र आए। वो अपनी अहलिया और प्यारी सी बेटी के साथ थे। बेगम के लिए सूट पसंद करते, बेटी के गिर्द बाजू हाइल करते। वो किसी बात पर ज़ोर से हंसे थे। बहुत खूबसूरत, बहुत मुकम्मल फैमिली का मंजर था। टिकटिकी बांध कर देखते जाने क्यों इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। ये वो क्या करने जा रही थी? इसने कभी डॉक्टर साहब की फैमिली का क्यों ना सोचा? उनकी अपनी ज़िंदगी थी, अपनी खुशियाँ थी। वो सोचों में इस कदर गुनाह की मुर्तकिब हुई। जलीस जैसा भी था इसके साथ मुखलिस था, और वो एक गैर आदमी के लिए सजती संवरती रही। आज पहली बार डॉक्टर नईम इसे गैर आदमी लगे थे। पहले तो वो हर लम्हे उनके लिए बेपनाह अपनायत महसूस करती थी। वो फूड कोर्ट में पहुंची। जलीस ने उसकी और बच्चों की सारी फेवरेट चीज़ें इसके आगे ढेर कर दी थी, और वो कैसे अपना खाना छोड़कर बच्चों का मुंह साफ कर रहा था, इन्हें खाना खिला रहा था, इससे कुछ और लेने का पूछ रहा था। ये वो बेजार जलीस तो नहीं था। शायद इस पे काम का बोझ था, या वो बढ़ती हुई महंगाई से परेशान रहता था। इसने तो कभी इसका मसला ही नहीं पूछा था। वो तल्ख बोलता तो वो भी कई दिन इससे सीधे मुँह बात ना करती। आज पहली बार अपना एहतसाब कर रही थी। डॉक्टर नईम इसके नहीं थे, ना कभी हो सकते थे। वो एक शराब थे, एक धोखा जो वो शैतान के हाथों खा रही थी। और खुदा का शुक्र है कि बड़े गुनाह की मुर्तकिब नहीं हुई थी। अभी बहुत देर नहीं हुई थी। इसे पलटना था अपने शौहर की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, मुकम्मल दियानतदारी और आमादगी के साथ, और बताना था, समझाना था अपने शौहर को कि इसकी बेतवज्जही से वो क्या महसूस करती है। बातचीत से मसलों का हल निकालना था और चोर रास्तों को छोड़ना था जिनकी कोई मंजिल नहीं होती। कहानी नंबर 2, जिसका नाम है आफियत। राइटर अंबरीन अब्दाल। ये रिश्ता मेरे लिए? हैरत की ज़्यादती से किरण की आंखें जैसे बाहर निकलने को थीं। क्या मतलब? ये रिश्ता? जहाँ लड़कियाँ हों वहाँ रिश्ते आते ही रहते हैं। सबा बेगम ने गुस्से से कहा। मगर अम्मी, फुप्पो की ज़रूरत कैसी हुई हमारे घर रिश्ता लेकर आने की? वो खुद अपनी औकात भूल रही हैं, तो आपने इनकी औकात याद दिला दी होती। किरण ने सर झटक कर नखवत भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी तरह ना तो पागल हूँ, ना ही मेरा दिमागी तवाज़ुन ख़राब हुआ है। और वैसे भी रिश्ता करना या ना करना एक अलग बात है। किसी की बेइज्जती करना कहाँ की अक्लमंदी है। सबा बेगम घुटनों पर हाथ रखते हुए खड़ी हुई। और हाँ, इस बात को यहीं ख़त्म करो। तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं। रिश्ता लेकर आने वाले जाने या माँ बाप जाने, बच्चों का कोई काम नहीं इस बात में दखल अंदाजी करें। समझी तुम? उठो और उठकर नमाज़ पढ़ो। नमाज का वक्त कम हो रहा है। सबा बेगम कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वाह भाई वाह, क्या ज़माना आ गया। हमारे खाने वाले हमसे रिश्ता मांगने चले आए। माहा ने किरण को शरारती अंदाज में देखकर चिढ़ाया। तुम तो अपनी बकवास बंद करो, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। ये ना हो कि सारा गुस्सा तुम पे निकले। किरण ने उंगली उठाकर माहा को धमकी दी तो वो एकदम चुप हो गई। देखो तो सही फुप्पो की चालाकियाँ। सारी उम्र हमारा खाया, हमारे घर रहीं, अब रिश्ता मांगने चली आई। सोचा होगा अब्बू और अम्मी को रिश्ता लेकर सारी ज़िंदगी के लिए अपना गर्विदा बना लूँ। एहसान भी उतर जाएगा, फिर से घर भी भर जाएगा,
और तुम अम्मी को देखो, फुप्पो का मुंह तोड़ने के बजाय आराम से उनकी बात सुनकर मुझे बता रही हैं। किरण ने गुस्से से माहा के पास बैठते हुए कहा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? फिक्र मत करो, अम्मी अब्बू खुद ही इनकार कर देंगे। माहा ने किरण को तसल्ली देते हुए कहा, छोड़ो फुप्पो और इनके लाए हुए रिश्ते को, नई मूवी आई है, आओ वो देखते हैं। माहा ने किरण के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी तो किरण गहरा सांस लेकर उठकर खड़ी हो गई। मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ और तुम भी उठकर नमाज़ पढ़ लो, वरना अम्मी के गज़ब का पता है ना, बिना नमाज पढ़े मूवी देखेंगे तो जान निकाल देंगी। किरण ने माहा को डराते हुए कहा। ओके। माहा जल्दी से बेड से उतरी और वज़ू करने चल दी। मजहर अंसारी और आमना अंसारी दो ही बहन भाई थे। आमना शादी के बाद कराची चली गई थी, मगर शादी के 6 साल बाद बेवा होकर भाई की दहलीज पर आ गई थी। इमरान का भी कोई बहन भाई ना था। इनके पास वापस लौटने के सिवा कोई चारा ही ना था। वो वापस तो आईं, लेकिन 3 बेटों के साथ। मजहर अंसारी खुद अपनी चचाजाद से ब्याहे गए थे। उनके पास 4 बेटियां और 1 बेटा था। दिलों में गुंजाइश और मोहब्बत थी। गुजारा अच्छा हो गया था। साल भर पहले ही आमना के बेटे माँ को अलग घर में ले गए, जो कि अपना घर था। बड़े बेटे ने एफए के बाद अपना छोटा सा जनरल स्टोर खोल लिया, जो इसकी लगन और मेहनत से ठीक ठाक चल पड़ा था। दोनों छोटे बेटे भी पढ़ रहे थे। आमना बेगम अकेले रहकर बौखला सी गई थी। इन्हें अब अकेले रहने की आदत थी। कहाँ भरा घर और कहाँ वो अकेली घर में बैठी रहती। अहमद अपने काम पर चला जाता, दोनों छोटे बेटे अपने कॉलेज। ऐसे में वो सारे घर में बोलाई बोलाई सी फिरती। बेटे की शादी का सोचा तो जहन के पर्दे पर भाई की बेटी का सरापा आ गया। क्या हुआ जो थोड़ी सी मोटी है और थोड़ी सी मुँह फट है तो मेरे भाई की बेटी ना, पढ़ी लिखी भी है, मिजाज आशना भी। आमना बेगम अपने ख्याल पे खुद ही मुस्कुरा दी। बेटों को अपना हमनवा बनाया, वो सब खुशी से निहाल हो गए। अम्मी इससे बेहतर और अच्छा क्या होगा। मामू का हमेशा से हम पर एहसान रहा है, हम चाहकर भी वो एहसान नहीं उतार सकते। अहमद ने अकीदत से कहा, इस घर में मामू की बेटी आएगी, फिर हमारा घर मुकम्मल हो जाएगा। मुस्तफ़ा ने माँ के गले में बाहें डालकर कहा तो छोटा मूसा भी तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार करने लगा। बेटों को हम ख्याल देखकर आमना बेगम रसानियत से मुस्कुरा दी। अगले दिन आमना बेगम अपने मंझले बेटे के साथ भाई की दहलीज पर दस्ते सवाल लेकर आ गई। भाई भाभी एकदम चुप से हो गए। क्या मैंने कोई गलत बात कर दी भाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम सोचेंगे, सबा बेगम ने आहिस्तगी से कहा। इसमें क्या सोचने की बात है, आपके सामने ही तो पले बढ़े। आमना बेगम ने अफसुर्दगी से कहा, बहन भाइयों से मशवरा तो करना ही पड़ता है आमना, मैं चाय लेकर आती हूँ। सबा बेगम ने अजीब से लहजे में कहा और कमरे से बाहर चली गई। आमना बेगम ने एक शिकवा करना नज़र मजहर साहब को देखा और सर झुका दिया। आमना बेगम के रिश्ता ले जाने के 2 दिन बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। आज जुम्मा का दिन था। सब घर पर ही थे जब मूसा की आवाज़ आई, अम्मी किरण बाजी हैं। मैं भी हूँ, माहा ने किरण के अक़ब में नमूदार होते हुए कहा। अच्छा जी, ज़हे नसीब, आज हमारे घर आई हैं। मूसा ने हंसते हुए कहा और इन दोनों को अंदर लाउंज में ले आया, जहाँ वो सब दोपहर का खाना खा रहे थे। मेरी बेटियाँ आई हैं, आमना बेगम ने खड़े होते हुए खुशी से कहा। फुप्पो, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आई हूँ, किरण ने खफगी भरे लहजे में आमना बेगम से कहा। अरे बैठो तो सही, बात भी कर लेना। आमना बेगम ने किरण के करीब आते हुए मोहब्बत से कहा, मैं बैठने के लिए नहीं आई हूँ, आपने क्या सोचकर मेरे लिए रिश्ता दिया है? आमना तो आमना, तीनों भाई भी किरण के लहजे पे हक दक से रह गए। सारी उम्र आप हमारे घर में रहीं, आज छोटा सा घर क्या ले लिया, रिश्ता लेकर चली आई। आने से पहले कम से कम मेरा और अपने बेटे का जोड़ ही देख लेती। बहुत हो गया किरण, मुस्तफ़ा से अब मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ। तुम्हें कोई हक़ नहीं हमारी इंसल्ट करने का। जो कहना है मामू या मुमानी से कहो। मुस्तफ़ा के लहजे में दरस्ती आई। मुझे भी कोई शौक़ नहीं तुम्हारे घर आने का, बस तुम लोग अपने जहन से रिश्ते की बात निकाल दो। अब मैं चलती हूँ। वो जैसे अचानक आई थी वैसे ही माहा का हाथ पकड़ कर निकल गई। आमना बेगम तो हैरत से मुंह खोले किरण के साफ इनकार पर साकित खड़ी थी। भाई और भाभी से आमना बेगम ने एक लफ्ज़ ना कहा, ना तो किरण की हरकत पे, ना ही रिश्ते के लिए। आमना बेगम ने अपने दोस्त की बेटी ईमान को अहमद के लिए मांग लिया। सादा सी मासूम सी ईमान ने आते ही सबको अपना गर्विदा बना लिया। किरण की हरकत को सब भूल गए। उन्होंने जल्दी मुस्तफ़ा की शादी भी जानने वालों में कर दी थी और इनका घर खुशियों से भर गया। मगर भाई के घर से कोई शादियाने ना बजे। जो रिश्ता आता किरण को देखकर लौट कर ना आता। बहुत मोटी लड़की है, हर कोई कहकर उसे मुस्तरद कर देता। बड़ी के इंतज़ार में तीनों छोटी बहनों की उम्रें भी निकलती जा रही थीं। मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद तो सबा बेगम की रही सही ताकत भी जवाब देती जा रही थी। हर उम्मीद टूटती जा रही थी। ना कोई बहन उम्मीद दिलाती, ना कोई भाई पूछता।
अहमद के रिश्ते को खोने का अफसोस इस वक्त और ज़ोर पकड़ लेता जब कभी वो आमना बेगम के पास जाती और ईमान से मिलती। गुज़रे चंद सालों में अहमद ने बहुत तरक्की कर ली थी। छोटी सी दुकान की जगह बड़े स्टोर ने ले ली थी। ये सब किरण का नसीब भी हो सकता था अगर मैं तब पैसे और पढ़ाई के खुमार में न रहती। इस वक्त तो मुझे ना अहमद की शराफत नजर आई, ना आमना का प्यार। आज हम तही दामन रह के सबा बेगम ने अपनी नम आँखों को दुपट्टे के पल्लू से साफ करते हुए सोचा। चंद महीने बाद सबा बेगम के भाई के तवस्सुत से एक रिश्ता आया तो उन्होंने झट से कबूल कर लिया। किरण ने शोर मचाया। इस बार सबा बेगम ने उसकी एक ना सुनी। तुम कुछ भी कहो, इस बार मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली। मैं कब तक इंतज़ार करूँगी? इस रिश्ते के बाद तो मुझे आगे उम्मीद भी नहीं, ऐसा रिश्ता भी आएगा। सबा बेगम किरण के बढ़ते वजूद की तरफ देखते हुए बोली। इस बार माँ के दो टोक अंदाज पे किरण के पास इस बात में सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। यूँ एमए पास किरण मजहर का निकाह प्राइमरी पास आसिफ के साथ करार पाया, जो जूते की छोटी सी दुकान का मालिक था। सबा बेगम को ये रिश्ता भी किसी गनीमत से कम नहीं लगा। शायद इसके बाद किरण के पास इंतज़ार के सिवा कुछ भी ना बचता। अब तो इसी रिश्ते को कबूल करने में ही आफियत थी। कहानी नंबर 3, जिसका नाम है चिड़िया जान से गई। राइटर लुबना आसिफ। सुबह से घर में अफरा तफरी का आलम था। आज नज़र के ससुराल वालों ने आना था तारीख से पहले के कुछ मामला तय करने। सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। सास ने सुबह उठती काली मेहंदी लगा ली, फिर मौका मिले या ना मिले। नंद वैसे तो 2 दिन पहले ही पार्लर का चक्कर लगा आई थी, लेकिन आज सुबह उठते ही आईना देखती स्किन फिर डल सी लगी, तो फिर से प्रोग्राम बना लिया कि डीप क्लींजिंग ही करवा ली जाए। एक बेचारी बहू बचती है जिसे सिर्फ कामों की फ़िक्र होती है कि सफाई सुथराई से लेकर खाना हर काम परफेक्ट हो जाए। इसीलिए बेचारी सर और धड़ दोनों की बाजी ही लगा देती है। लेकिन ये भी एक बहुओं की भूल होती है। ससुरालों में परफेक्ट काम में भी ढूंढने वाले नुक्स ढूंढ ही लेते हैं। काम करवाने के बस गुर आने चाहिए। आंटी ने भी रात में मीठा बनवा लिया कि दिन में और पकाने का काम होगा। बच्चों को सुलाकर मीठा बनाया। मुशक्क़त का आगाज़ रात से ही हो गया। सुबह आंटी ने कौरमे की प्याज काटी और बरियो ज़िम्मा कि तुम जानो और तुम्हारा काम। मेहमानों के आने के बाद बिरयानी दम देना ताकि गर्म रहे। कढ़ाई की बोटियां निकाल कर गर्म करना कि टूटे ना। कौरमा ज़रा लिसलिसा रखना। कबाब ज़्यादा तेल में डीप फ्राई करना। आजकल प्याज टमाटर की सलाद तो कोई खाता नहीं। मायोनीज़ वाली सलाद बनाना। सेब, बंद गोभी, पाइनएप्पल का टिन मंगवा दिया है। मैक्रोनी भी डालना और पाइनएप्पल आधे ट्राइफल में भी डाल देना। और हाँ, दोपहर में मूंग की भुनी दाल बना लेना। रात में तो दावत का खाना खाएंगे, दोपहर का सादा ही बनाओ। कामों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। मासी के साथ मिलकर ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज की तफसीली सफाई करवाई, बर्तन निकलवा कर धुलवाए, डाइनिंग के सब चीज़ें खुद तब्दील की। इसी में छोटा रोने लगा। जल्दी जल्दी सेरेलैक बनाकर खिलाया और वाकर में डाला। अभी बड़े बच्चे के स्कूल से आने में 2 घंटे थे। जल्दी से किचन में घुसी, बिरयानी का कौरमा तैयार किया। बिरयानी के दम का सामान एक ट्रे में रखा कि ढूंढना ना पड़े। धनिया, पुदीना, मिर्चे, लीमू, जर्दे का रंग सब एक जगह हो। कढ़ाई हाफ डन करके साइड पर रखी। रायता बड़े डोंगे में बनाकर फ्रिज में रखा। गोल गोल प्याज काट कर ठंडे पानी के प्याले में रखी कि खीरे के साथ प्लेट में सजा दूंगी। मूंग की दाल भुनी बनाने के लिए गोल गोल प्याज को काटा और दाल चढ़ानी शुरू की। साथ साथ बर्तन भी धोती गई। मुन्ना भी अब री री कर रहा था। जल्दी से केला छील कर दिया। आटा फ्रिज से निकाला ही था कि अहमर घर में दाखिल हुआ। रोटी के पेड़े बनाकर अहमर को लेकर कमरे में आई। यूनिफॉर्म चेंज करवाया और 2 केले पकड़ाए। जल्दी से खाओ, अभी रोटी पकाकर खाना निकाल दूंगी। अहमर को फारिग करके छोटे को देखा तो काम बढ़ाकर खड़ा हुआ था। जल्दी जल्दी छोटे का डायपर बदला। कार्टून लगाकर दोनों को कमरे में छोड़कर किचन में आ गई। सास नहाने गई थी, नंद पार्लर और ससुर नमाज़ पढ़ने। अजान भी हो गई। क्या करूं काम, फारिग होकर ज़ोहर पढ़ूंगी। जल्दी जल्दी रोटी पकानी शुरू की। अभी आखिरी रोटी तवे पर ही थी कि ससुर और नंद साथ ही घर में दाखिल हुए। जल्दी से रोटी उतारी। अभी किचन समेट ही रही थी कि ससुर की आवाज़ कानों में सुनाई दी। आज खाना मिलेगा या शाम में मेहमानों के साथ ही खाएंगे। नंद के साथ मिलकर खाना लगाया। बच्चों को लेने गई तो दोनों भूखे ही सो गए। अहमर ने केला भी नहीं खाया था। इतना अफसोस हुआ, इतनी जल्दी जल्दी किया फिर भी। खाना खाने बैठी तो आधी रोटी से ज़्यादा खाया ही नहीं गया। बच्चे भूखे हों तो माँ के हलक से निवाला भी नहीं उतरता। सही बात है। अरे प्याज की चटनी बना लेती। सूखी मूंग की दाल हलक से उतर भी नहीं रही। खाना क्या खाना था, जल्दी से उठकर प्याज की चटनी बना लाई ताकि दूसरे तो खा लें।
काम तो काफ़ी हद तक निमट गए थे। नंद से पूछा कि रशियन सैलेड बना लो। अभी वो क्या बोलती, सास कहने लगी, अभी तो पार्लर जाकर कुछ रौनक आई है चेहरे पे, तो तुम किचन में घुसा दो इसे। बर्तन समेटे, किचन समेटा, सब्जियां और फ्रूट बारीक बारीक काट कर रखे, जग में साथ ही चीनी भी डाल कर रखी कि मेहमानों के आने पर पहले फ्रेश जूस सर्व करना है। कमर बिल्कुल तख्ता हो गई थी। सब तो आराम करने की गर्ज से कमरे में चले गए। टाइम देखा तो ना जोहर पड़ी जा सकती थी, ना सोने का टाइम था। असर की अजानें होने को थी। अहमर की आवाज़ आ रही थी। जल्दी से ट्रे में दोनों बच्चों का खाना निकाला और कमरे में आ गई। दोनों को खाना खिलाया, कपड़े पहना कर तैयार कर दिया। फिर टाइम मिलना मुश्किल था। मेहमानों ने 7:30 का टाइम दिया था। अभी ट्रे उठाकर किचन में जा ही रही थी कि मियाँ की ऑफिस से वापसी हुई और सलाम किया तो कहने लगे, एक कप चाय के साथ सर दर्द की एक गोली ले आना, सर में बहुत ही दर्द है। जल्दी से सबकी चाय साथ ही चढ़ा दी। मियाँ और अपनी चाय लेकर कमरे में आ गई। चाय पी, गोली खाई। अभी कमरे से निकलने का सोच ही रही थी कि सर दबाने का ऑर्डर आ गया। या अल्लाह, इस टाइम खैर। दबाना शुरू किया। थोड़ी देर दबाकर आराम करने का मशवरा दिया। कपड़ों का बताया और बाथरूम में लटका दिए। मियाँ बजाय दबाने पर खुश होते उल्टा बातें सुनाने लगे। तुम्हें तो बस नंद के ससुराल वालों की फ़िक्र है। जाओ भाई, खाना पकाओ इनके लिए। मेरा तो ख्याल ही नहीं, सबकी फ़िक्र है। इस टाइम ना मनाने का टाइम था, ना बहस का। चाय की ट्रे उठाई और किचन में आ गई। चाय के बर्तन धोए, चावल निकाले और चुनने बैठ गई। इतने में सास साहिबा का गुजर हुआ। हाँ भाई, हो गया सब? जी अम्मी, बस बिरयानी के चावल भिगोंगी। अभी मत भिगोना, आने के बाद चावल दम देना। जी अम्मी। और ये क्या मासियों के हुलिये में घूम रही हो? जाके कपड़े बदलो और हाँ, बालियाँ डाल लेना कानों में, और हाथ भी नंगे लेकर मत आ जाना, कुछ डाल लेना हाथ में। जी जी, बस जा रही हूँ। मुझे तो वैसे भी किचन ही देखना है। ये सोचती कमरे में आई तो मियाँ मुँह सुजाए देख रहे थे। वजाहत सफाई देने का कोई फ़ायदा नहीं था। अलमारी में एक ही सूट इस्त्री था। जल्दी से पहना, बालियाँ डाली कान में, लिपस्टिक लगाई और हाथ में चूड़ियाँ पहनती बाहर निकल गई। जल्दी जल्दी रशियन सलाद बनाकर फ्रीज़र में ठंडा होने रखा। चावल भिगोने जा रही थी, इतने में मेहमान आ गए। सलाम दुआ के बाद जूस सर्व किया और बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी। सब गरम किया, डाइनिंग पर खाना लगाया। नंद भी साथ साथ डिशें सर्व कर रही थी। खाना पकाओ ना पकाओ, भाग भाग कर दस्तरखान लगाना, डिशें सर्व करना नज़रों में आ ही जाता है। खाना जिस रग़बत से सब खा रहे थे, मियाँ भी हंस हंस कर सबसे बातें कर रहे थे। शायद सर का दर्द सही हो गया था। खाना पकाने का क्रेडिट सास ने नंद को दिया। नंद भी तो बहनों की तरह होती है, आखिर को शादी होकर चली जाएगी। नंद की सास ने बहुत सराहा। दुल्हन, सब चीज़ें लाजवाब थीं। ससुर और जेठ ने भी खाने से पूरा पूरा इंसाफ किया। बच्चे भी रशियन सैलेड शौक से खा रहे थे। शुक्र है अल्लाह ने इज्जत रख ली। मेहमानों के रुखसत होते 11 बज गए। भूख से बुरा हाल था। शुक्र है मियाँ ने बच्चों को अपने साथ बिठाकर खिला दिया था खाना। जल्दी से दोबारा खाना लगाया। जो लोग खा चुके थे वो भी बैठ गए कि मेहमानों के साथ तो बस चक्खा ही था। सब खाना खा रहे थे, कान मुंतज़िर थे कि कोई तारीफ़ी जुमला, कोई सताइश। इफ़रा, जी अम्मी, बिरयानी में जर्दे का रंग ज़रा हाथ रोक कर डाला करो, सफ़ेद चावल कम थे। अम्मी, जायके में लाजवाब थी बिरयानी। हाँ, लेकिन पहले तो शक्ल देखी जाती है। कढ़ाई बहुत खुश कर दी थी और कौरमे में शोरबा ज़रा ज़्यादा ही था। कहाँ अम्मी, अच्छा खासा गाढ़ा तो है कौरमा। इफ़रा ने चमचे से शोरबा उठा कर दिखाया। अम्मी, दिल्ली वालों की तरकीब से बनाया था कौरमा, इतने मज़े का बना है। भाभी, ये जो सलाद है, आपने सेब इतने मोटे काट दिए। बच्चों ने सारे सेब साइड में रख दिए। वो सेब नहीं खाते होंगे, मैंने तो ठीक ही काटे थे, मोटे तो नहीं थे। बर्तन समेटे। शुक्र है नए डिनर सेट की वजह से नंद ने बर्तन धोने की हामी भर ली, कहीं दाग ना रह जाएं। बच्चों को लिया, कमरे में आ गई। दिल दुख से भर गया। बच्चों को नाइट सूट पहना कर लेटाया। अभी एक मरहला बाकी था मियाँ को मनाने का। आपका सर दबा दूँ? इस वक्त सब काम पड़े थे इसलिए। नहीं, अब बेहतर है, सो जाओ, तुम भी थकी हुई होगी। मियाँ ने थकी हुई कहा तो दिल में ठंडक सी पड़ गई। लेटी तो जोर जोर से टिक टक की आवाज़ें आ रही थी। सुबह से एक पल कमर सीधी नहीं की थी। लेटे लेटे आज दिन भर की मसरूफियात का सोचने लगी और कहीं ना कहीं दुख भी था कि घर वालों ने तारीफ़ के 2 लफ्ज़ भी ना बोले, उल्टा नुक्स ही निकाल ले थे। हम कुछ भी कर लें, लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरना बहुत ही मुश्किल काम है। बचपन में एक मुहावरा सुना था, चिड़िया गई जान से और खाने वाले को स्वाद भी ना आया। यहाँ भी हाल ऐसा ही था। बच्चे रुला रुला कर काम किया, बच्चे सो गए भूखे ही। मियाँ नाराज़, नमाज़ें कज़ा कर दी, हाल से बेहाल हो गए, हड्डियों का चूरा हो गया। पता नहीं कौन सा परफेक्ट का सांचा है जिसमें बहू का किया कोई काम पसंद ही नहीं आता। नमाज़ों से याद आया,
असर और मगरिब तो कैसे गुजरी पता ही नहीं चला। ईशा का टाइम तो है अभी। बड़ी हिम्मत करके उठी, पाँव मन मन भर के हो रहे थे। वज़ू किया, टीवी लाउंज में नमाज़ पढ़ने चली गई। थकी हुई तो थी, बड़ी ठहर ठहर कर नमाज अदा की। दुआ के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह से माफ़ी मांगी कि सब कामों को अहमियत देती हूँ, बस नमाज सोचती हूँ कि काम ख़त्म करके पढ़ूँगी। लोगों को खुश करने के लिए बहुत जतन करती हूँ, बस तुझे राज़ी करने के लिए कुछ नहीं कर पाती। नमाज़ पढ़कर उठी तो दिल सुकून से भर गया। ऐसे लगा कि रब ने सारी थकन उतार दी। जहाँ नमाज रख कर पलटी तो लाउंज की खिड़की से नंद की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अम्मी, मेरी जिठानी को देखा था, कितनी फ्रेश सी थी। पहनने ओढ़ने का ढंग है। एक हमारी भाभी हैं, इनके तो बखिए ही उधड़े रहते हैं। लिपस्टिक इतनी लाइट कलर की लगाई थी, फिर सूट समझ में ही नहीं आता, इतने कपड़े, फिर भी एक ही सूट बार बार पहने जाती हैं। और क्या, बोल बोल कर थक गई मैं। बस एक खाना पकाकर समझती हैं कि तीर मार लिया। सलीका तरीका तो छोकर नहीं गुजरा कि नंद के ससुराल वाले आए हैं, कुछ अच्छा तैयार हो जाओ। नहीं भाई, हमारी बेइज्जती जो करवानी है कि बहू को इस हाल में रखा है हमने। इफ़रा के लिए जुमले नए नहीं थे, सुना और आगे बढ़ गई। लोगों को खुश करना हमारे बस में नहीं, तो क्यों ना रब को राज़ी करने के जतन करें, जिसमें हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। कहानी नंबर 4, जिसका नाम है तोहफ़ा। राइटर बुशरा माहा। पता है अम्मी, कल रात जरी का फ़ोन आया था, आपको सलाम बोल रही थी। सलाद काटते हुए मुस्कुराते हुए बोली। जरी इसकी नंद होने के साथ साथ इसकी बेइंतहा प्यारी, हर दिल अजीज़ कज़न भी थी। आजकल वो पंजाब गई थी बहन के पास घूमने, और कल वहीं से इसने नाबिया को कॉल की थी। अच्छा, क्या कह रही थी जरी? मज़ा तो आ रहा है ना इसे पंजाब में? आयशा की शादी के बाद पहली बार वो इससे मिलने गई है पंजाब। भांजी के जिक्र से हांडी भूनती अनीसा बेगम के चेहरे पर मोहब्बत के हसीन रंग बखेर दिए। जी अम्मी, बहुत मज़े कर रही है। बता रही थी कल शाम वो लोग फ्लावर फेस्टिवल देखने गए थे। फेसबुक पे तस्वीरें भी अपलोड की हैं इसने। अल्लाह अम्मी, इतने खूबसूरत फूल थे ना कि क्या बताऊँ। अच्छा, तो फिर ना बताओ। अम्मी कौन सा पूछ रही हैं तुमसे? किचन में किसी काम से आती हादी के कानों में नाबिया की आवाज़ पड़ी तो वो जवाब दिए बिना रह नहीं सकी। गुफ्तगू में खलल पड़ने पर नाबिया बदमज़ा तो हुई, ताहम इसने इसका इजहार करना मुनासिब नहीं समझा। कल रात से वो बेहद खुश थी, और खुशी की वजह जब तक वो अम्मी और हादिया से शेयर ना कर लेती इसे सुकून नहीं आना था। पता है हादिया, जरी पूछ रही थी कि पंजाब से आपके लिए क्या लाऊं। इसने गुफ्तगू जारी रखी। नामुमकिन अम्मी, मुझे पूरा यकीन है इसने ख़ुद जरी से पूछा होगा कि मेरे लिए क्या लाओगी। हादिया इसकी बात से इख्तलाफ करना अपना फ़र्ज समझती थी। अम्मी, क्या मैं आपको इतनी नदीदी लगती हूँ बताएं? अब की बार वो अपना गुस्सा बर्दाश्त ना कर सकी और तड़प कर बोली, ओ भाई, वो मजाक कर रही है नाबिया, तुम छोटी छोटी बातों पर मुँह न फुलाने लग जाया करो। अनीसा बेगम ने इसे समझाया, मजाक कर नहीं रही, मजाक उड़ा रही है। खैर, आप आगे सुने। गुफ्तगू का रुख मोड़ते देखकर इसने खुद ही नाराज़ी ख़त्म कर दी। अच्छा बोलो। हादिया के साथ अनीसा बेगम भी मुस्कुराई। वो जानती थी नाबिया जब तक इन्हें सारी बात बताएगी नहीं इसे सुकून नहीं आएगा। वो ऐसी थी, माँ से छोटी बात शेयर करने वाली। इसने कोई बात माँ से छुपाना सीखा ही नहीं था। मैंने कह दिया जरी को, जो दिल करे ले आए, आखिर इसकी चॉइस है ही इतनी अच्छी। मुझे यकीन है जो भी लाएगी बहुत खूबसूरत होगा। हाँ, वैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, जरी की पसंद वाकई बहुत आला है, ख़ास कर ज्वेलरी और कपड़ों में। हादिया ने भी इससे इत्तफाक किया। दरअसल नाबिया इतनी खुश इसलिए भी हो रही थी क्योंकि तोहफे देना और लेना इसे हमेशा से बहुत पसंद रहा था। ख़ुद जरी को भी वो अक्सर बड़े प्यारे प्यारे तोहफे देती रहती थी। ये पहली बार था जब जरी ने इसे कुछ गिफ्ट करने का सोचा था। वो मुस्कुराती हुई सलाद प्लेटों में सजाती गई और बकिया गुफ्तगू माँ के गोशे गुजार करती जा रही थी। इसे अब बस जरी की वापसी का इंतज़ार था। ये देखें नाबिया, आपी आपका गिफ्ट। जरी ने सब्ज़ रंग के बड़े से शॉपर में से एक छोटा सा ब्रेसलेट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। वो पंजाब से तो 15 दिन हुए आ चुकी थी, लेकिन उनके घर आज चक्कर लगाया था। जामनी रंग के हल्के काम वाले सूट में हमेशा की तरह बेहद प्यारी लग रही थी। कलाई में प्यारा सा ब्रेसलेट जो इसकी गोरी कलाई पर सच के मज़ीद दिल फरेब लग रहा था, और उंगलियों में नए फैशन के ऐन मुताबिक अंगूठियाँ। नाबिया ने एक नज़र इसके सरापे पर डाली, फिर जरी के हाथ से वो तोहफ़ा लिया जो वो ख़ास अपनी होने वाली भाभी के लिए पंजाब से लाई थी। वाह, क्या तोहफ़ा था! लरसती कांपती पतली सी चैन में फंसी हुई एक छोटी सी अंगूठी। अंगूठी भी वो जो किसी बच्चे के हाथ में आए। किसी को अगर आप कभी कोई तोहफ़ा दे रहे हों तो खुदारा तोहफ़ा ही दें, बोझ ना उतारें, ख़ासकर तब जब सब आप तोहफ़ा वसूल करने वाले के ज़ौक़ से बखूबी वाकिफ़ भी हों।
ब्रेसलेट देखकर जो पहली सोच इसके जहन में आई वो यही थी। इसका दिल चाहा बिना लिहाज के फ़ौरन ये बात जरी से कह दे, लेकिन फिर हमेशा की तरह इसकी फितरी सादगी ने इसकी ज़ुबान को ताला लगा दिया। नाबिया बड़ी मुश्किलों से अपने चेहरे पर दोबारा मुस्कान सजाते इसका शुक्रिया अदा कर सकी थी। अच्छा लाएं आप ही, मैं खुद ही आपको ये पहनाती हूँ, वो इतने इत्मीनान से बोली कि नाबिया बस देखती रह गई। कुछ दूर बैठी हादिया ये मंजर देख कर बामुश्किल अपनी हंसी रोक सकी। पहना तो मैं रही हूँ, लेकिन जज्बात खालिस भाई वाले हैं। चैन में हुक लगाकर इसकी कलाई में ब्रेसलेट कैद करते जरी ने शरारत से कहा, लेकिन इस शरारती जुमले ने नाबिया के दिल में कोई लतीफ़ एहसास ही ना जगाया। वो शदीद दुख से अपना हाथ देख रही थी। उंगली में फंसी ज़बरदस्ती की अंगूठी यूँ लग रही थी जैसे उंगली को काट कर फिर जोड़ा गया हो। और ये देखें, ये मैं हादिया के लिए लाई हूँ। कुछ देर बाद इसने सब्ज़ रंग के शॉपर में से 2 कप का सेट निकाला। वाह जरी, ये तो बहुत खूबसूरत है। दूर बैठी हादिया कप देखकर फ़ौरन करीब आई। हल्के गुलाबी रंग के ये कप और इन पर इबारत दोनों ही हादिया को पसंद आए थे। अच्छे हैं ना हादिया बाजी? मुझे ही बहुत पसंद आए थे, मैंने देखते ही ख़रीद लिए। इसने नाबिया की चचा की बेटी का नाम लिया जिससे कुछ माह पहले जरी की दोस्ती हुई थी। नाबिया का दिल तानिया के गिफ्ट देखकर और भी उदास हो गया, लेकिन इजहार करना इसने मुनासिब न समझा और मुसलसल मुस्कुराती रही। बेशक ये सच है कि तोहफ़ा देने वाले का दिल देखना चाहिए, ना कि तोहफ़ा। लेकिन कभी कभी किसी का दिया तोहफ़ा हमें सोचने पर मजबूर कर ही देता है, क्या वाकई तोहफ़ा देने वाले ने दिल से ख़रीदा है। नाबिया भी इस वक्त यही सोच रही थी, जबकि अनीसा बेगम बेटी के चेहरे की बदलती रंगत और फीके पड़ते रंगों को देखते सोच रही थी कि क्या नंद और भावज का रिश्ता वाकई इतना बुरा होता है कि इस रिश्ते में ढलते ही लोगों के एहसासात बदल जाते हैं। कल यही जरी थी जो जान देती थी नाबिया पर, और भाई से रिश्ता जोड़ते ही मोहब्बत कहीं सो गई थी। इसका अंदाज़ और मिजाज दोनों ही बहुत तेज़ी से तब्दील हुए थे। झुलसती हुई दोपहर शाम की जानिब गामजन थी। सूरज की तपिश अब ना होने के बराबर रह गई थी और हवा भी अब कदरे ठंडी चल रही थी। आसमान पर उड़ते परिंदों को देखते वो इस सुहानी शाम से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी जब अनीसा बेगम ट्रे में चाय के 2 कप सजाए इसके पास चली आईं। ओ अम्मी, थैंक यू सो मच। इस वक्त सिर्फ चाय के 1 कप की ही कमी महसूस हो रही थी मुझे। नाबिया ट्रे में से अपना कप उठाते हुए मुस्कुराई। माएँ कैसे बिना कहे औलाद के दिल का हाल जान लेती हैं, ये बात आज तक किसी को समझ में नहीं आई थी और ना आ सकती थी। वैसे यहाँ अकेले अकेले बैठे क्या सोचा जा रहा था नाबिया? वो दोस्ताना अंदाज में बोली। कुछ ख़ास नहीं, बस यूं ही रंग बदलते मौसमों के बारे में सोच रही थी। पता है मामा, हम इंसान भी इन मौसमों की तरह ही होते हैं, हमारे जज्बात भी यूं ही बदलते हैं जैसे मौसम। ऐसा क्यों है अम्मी? सही कह रही हो नाबिया, हम सब वाकई मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। ये तब्दीली तो इंसान की फितरत का हिस्सा है। लेकिन ये भी तो देखो, सर्दी जाती है तो वापस भी आ जाती है, बाहर रूठ भी जाए फिर राज़ी हो जाती है। क्या मतलब अम्मी? आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। इसने हाथों में पकड़ा कप दोबारा ट्रे में रखा और पूरी तरह से माँ की तरफ मुतवज्जा हुई। मेरा मतलब है किसी के बदलते रवैयों से मायूस ना हो कभी। किसी की मोहब्बत में आज कमी महसूस हो रही है तो ज़रूरी तो नहीं कि वो कमी मुस्तकिल हो। हमारा मस्बत और पुरखलूस रवैया चाहे तो सब कुछ अपने हक़ में कर सकता है, बस एक कोशिश की ज़रूरत होती है। वो दोस्तों की तरह समझा रही थी इसे। वो चुपचाप अनीसा बेगम की बातें सुनती गई। एक बात कहूँ, मानोगी? चाय का आखिरी सिप लेते वो एक बार फिर गोया हुए। नाबिया ने आहिस्ता से सर इस बात में हिला दिया। तुम्हें जरी का दिया तोहफ़ा पसंद नहीं आया ना? उन्होंने मोहब्बत से इसकी तरफ देखा तो नाबिया ने इस बात में गर्दन हिलाते सर ज़रा सा झुका लिया। फिर ऐसा करो, तुम इसे ख़ुद कोई अच्छा सा तोहफ़ा दे दो, कोई ऐसी चीज़ जो इसके ज़ौक़ के ऐन मुताबिक हो, जो इसे बेहद पसंद हो। लेकिन क्यों मामा? इसे ज़बरदस्त हैरानी हुई। वो माँ से इस बात की तवक्को नहीं कर रही थी। वो इसलिए कि तोहफ़े देने से मोहब्बत बढ़ती है। तुम्हें अगर महसूस हो रहा है कि ज़री की मोहब्बत में कमी वाक़ई हो रही है तो तुम इस कमी को अपनी मोहब्बत से पूरा करो बेटा। तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी है। अगर आज तुम अपने रिश्तों की मोहब्बत दोगी तो ये रिश्ते कड़ी धूप में तुम्हारे लिए ठंडी छाँव बनेंगे। अनीसा बेगम के लहजे में उनका तजर्बा बोल रहा था। और फिर ये भी तो सोचो कि वो तुमसे छोटी है, इसमें इतनी समझ कहाँ? हो सकता है इसका दिल किसी किस्म की गलतफहमी का शिकार हो और इसीलिए इसका रवैया तब्दील हो रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो जो हम सोच रहे हों। वो गहरी संजीदगी से बोली। इसने नज़र उठाकर माँ की तरफ देखा। वहाँ उम्मीद के दिए रोशन थे। अनीसा बेगम 2-1 बातें करके उठ गई थी, लेकिन जाने से पहले बेटी के दिमाग में एक नई और खुशकुन सोच डाल गई थी। नाबिया उफ़क़ पर फैलती सुर्खी को देखते अब एक नए अंदाज में सोच रही थी। अनीसा बेगम की बातों ने इसकी सोचों का धारा मोड़ दिया था। वो जो ये सोचने लगी थी कि अब ज़री के साथ इसकी तरह के रवैये के मुताबिक मिलेगी,
अब अपने ज़र्फ़ को वसी करने के बारे में सोच रही थी। एक अच्छी माँ अल्लाह ताला की तरफ से औलाद के लिए बेहतरीन तोहफ़ा होती है, और इस तोहफ़ा के लिए अब नाबिया को अल्लाह जी का शुक्रिया अदा करना था। सूरज डूब गया था, वो भी अपना कप उठाए सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। 4 औरतें 4 कहानियाँ अपने इख्तिताम को पहुँची। फिर आऊँगी खूबसूरत सी कहानियों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।